हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरीके से वेक्टर स्पेस का बेसिस एंड उसका डायमेंशन हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, उससे भी पहले रैंक निकालने से पहले किसी भी मैट्रिक्स की, उससे पहले हम कुछ टर्म्स और हैं जिनको हम डीपली स्टडी करेंगे कि रो स्पेस क्या होता है, कॉलम स्पेस क्या होता है और नल स्पेस क्या होता है। आज की वीडियो में आपको रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस बताऊंगी कि ये दोनों चीज होती क्या है, किसी भी एक मैट्रिक्स की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, रो स्पेस का, कॉलम स्पेस का बेसिस कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पहले समझाती हूँ कि मान लो ए हमारी कोई भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एम क्रॉस एन की हमारी कोई भी एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर एलिमेंट जो है हमारे किस तरीके से होते हैं, आपका A11 होता है, A12 होता है, सिमिलरली इस तरीके से A1n होगा, फिर यहाँ पे आपका A21 होगा, A22 होगा, इस तरीके से आपका A2n होगा। इस तरीके से चलता चलता यहाँ पे M1 होगा, ये M2 होगा, इस तरीके से चलते चलते ये AMN होगा। इस तरीके से एलिमेंट्स होंगे आपके ये इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब देखो, जो रो वेक्टर होता है, रो वेक्टर क्या होता है, अगर मैं रो मैट्रिक्स की बात करती हूँ तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, 1 क्रॉस n की रो मैट्रिक्स होती है। ऐसे ही तो रो होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल रो होती है, कॉलम आपका वर्टिकल होता है। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स होती है, आपकी रो मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं आपके ये। ठीक है, तो और जो ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, रो वेक्टर्स, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ये आपके रो वेक्टर्स ही तो होते हैं। तो मान लो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, अगर मेरे को इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसके अंदर जो ये वेक्टर्स हैं इनको मैं रो वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर दूंगी। ठीक है, तो मान लो ये जो मेरा रो वेक्टर है, ये मेरा रो वेक्टर है A1, ये मेरा रो वेक्टर है A2, ये सिमिलरली ऐसे ऐसे करके ये मेरा रो वेक्टर है AM। ठीक है, तो इस ए मैट्रिक्स को जो कि m क्रॉस n ऑर्डर की है, इसको मैं अगर रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। हर एक एक रो को मैंने A1 से A2 से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर ही तो है हमारे। ठीक है ना, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ये थोड़ा ऐसे है ये। ठीक है, तो इसका पहला एलिमेंट A1 A2 इस तरीके से A1 तक जाएगा। इस सिमिलरली जो इसका दूसरा एलिमेंट होगा वो A21 होगा, A22 होगा, सिमिलरली ये A2n होगा। इसी तरीके से लास्ट वाला एलिमेंट AM1 होगा, AM2 होगा, इसी तरीके चलते चलते AMN होगा। तो जो रो वेक्टर्स होंगे उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पहली रो का A1 A2 इस तरीके से। तो ये रो वेक्टर्स होंगे एक मैट्रिक्स के। ठीक है, क्योंकि ना जो ये रो वेक्टर्स हैं इसको हमने इस तरीके से डिफाइन करा, तो हमने यहाँ पे ये रख दिया, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई। ए को हमने इस रो मैट्रिक्स में इस तरीके से प्रेजेंट करा। सिमिलरली अगर मेरे को इसको मान लो कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ये वाले, तो मैं इसी के ही ये वाले कॉलम वेक्टर्स उठा लूंगी, इनकी कुछ वैल्यू दे दूंगी। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे नीचे 1 माना था, यहाँ मैंने ऊपर 1 मान लिया, कुछ भी आप ले सकते हो, B1 ले सकते हो कुछ। मान लो मैंने B1 ले लिया, ये B2 ले लिया, ये B ये N हो जाएगा, क्योंकि देखो M रोज है, N कॉलम्स है नहीं, B N हो जाएगा, तो कॉलम वेक्टर्स हो जाएंगे। जब कॉलम वेक्टर्स हो जाएंगे तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम वेक्टर्स आपका इस तरह, क्योंकि जो कॉलम वेक्टर्स होते हैं वो आपके इस तरीके से, जैसे ये रो वेक्टर्स थे, कॉलम वेक्टर्स आपके कुछ इस तरीके से आते हैं ना, A11 A21 AM1। ठीक है, तो कॉलम वेक्टर्स होंगे तो मैं यहाँ कैसे लिख सकती हूँ, ये B1 B2 से लेके Bn तक, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। तो मैंने इस AM क्रॉस n की मैट्रिक्स को मैंने अगर मेरे को कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है ना, देख सकते हो आप किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, जहाँ पे ये आपके क्या होते हैं, कॉलम वेक्टर्स होते हैं। तो इनकी एक हमने वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी, A1 मान लो, आप B1 भी मान सकते हो, अपनी तरफ से कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है ना, तो फिर ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन है हमारा किसका, इस AM क्रॉस n मैट्रिक्स का। ठीक है, जहाँ पे ये आपके क्या है, कॉलम वेक्टर्स है। कॉलम वेक्टर्स क्या होते हैं, किस साइज के होते हैं आपके, M क्रॉस n
1 साइन के हो सकते हैं। रो वेक्टर्स आपके किस साइज के होते हैं? 1 क्रॉस n के, क्योंकि रो वेक्टर एक लाइन में ऐसे ही तो होता है, तो लाइन एक ही होती है और कॉलम्स n होते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना। जैसे ये है, एक ही रो है ना, मैट्रिक्स में तो 1 आ जाता है और n एलिमेंट्स होते हैं, तो n आपके कॉलम्स को दर्शाते हैं, तो ये रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो 1 क्रॉस n होता है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो आपका m क्रॉस 1 होता है, क्योंकि कॉलम आपके m होते हैं। जो मैट्रिक्स होती है A, उसमें हम m क्रॉस n ऑर्डर का बताते हैं, तो ये m जो होता है ये हमारा नंबर ऑफ रोज बताता है और n बताता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तो बताता है। लेकिन यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है हमारी A, ये हमारी किस ऑर्डर की है? ये n क्रॉस m ऑर्डर की है, ठीक है। जहाँ पे n क्या है आपकी नंबर ऑफ रोज है और m क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, ये n क्रॉस m की ऑर्डर की आपकी ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और मुझे उस गिवन मैट्रिक्स को मुझे अगर रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है या कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है ना, बाय डिटरमाइनिंग द रो वेक्टर्स एंड कॉलम वेक्टर्स एज सम वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो अब होता क्या, मान लो A मेरी कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रो स्पेस जो होता है हमारा उस मैट्रिक्स A का, जो रो स्पेस होगा वो भी आपका क्या होता है, वो सब स्पेस ही होगा Rn का, ठीक है। जो रो स्पेस होता है उस मैट्रिक्स का वो भी एक सब स्पेस ही बनाएगा आपका, ठीक है। और वो उसके जो रो वेक्टर्स थे उनको स्पैन करेगा। देखो कैसे हमने यहाँ पे, कहाँ पे, देखो हमने ये जो हमारी मैट्रिक्स थी इसकी अगर मैं रो मैट्रिक्स की बात करूँ तो मैंने किस तरीके से प्रेजेंट करा था इसको, इस तरीके से A1 A2, है ना, ओ सॉरी A1 A2 इस तरीके से करा था। तो ये जो रो स्पेस होगा आपका इस मैट्रिक्स A का, वो क्या होगा, वो भी आपका इन ये जो वेक्टर्स होते हैं ना आपके इस रो मैट्रिक्स, जो हमने इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करा, ये इसके इन्हीं वेक्टर्स को स्पैन करेगा। मतलब कैसे, तो इस केस में मेरा रो स्पेस जो है इस मैट्रिक्स का, ये जो मेरी n क्रॉस m की मैट्रिक्स है, किसके बराबर होगा, ये जैसे हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था आपका, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि S कोई अगर सेट है तो वो आपका किसी एक वेक्टर सेट B को क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है। तो हम कैसे लिखते थे, स्पैन S इज इक्वल टू V, इस तरीके से तो लिखते थे। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर जो ये मेरा रो मैट्रिक्स आई है, जिसको जो कि एक A n क्रॉस m मैट्रिक्स का ही एक रिप्रेजेंटेशन है रो मैट्रिक्स में, तो ये रो स्पेस किसके बराबर होगा, सिमिलरली हमारा ये C1, इसके जो ये रो वेक्टर्स है ना, ये इसको अगर स्पैन करेगा ये वेक्टर स्पेस को, तो हम रो स्पेस में हमारे जो एलिमेंट होंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे किसका, इन रो वेक्टर्स का, ठीक है। C1 A1 प्लस C2 A2 एंड सो ऑन दिस। आप स्केलर तो कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके जो स्केलर्स होते हैं आपके रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो रो स्पेस होता है किसी भी एक मैट्रिक्स का, वो एक सब स्पेस भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो स्पैन S था वो भी आपका क्या था, एक सब स्पेस ही होता है, एक वेक्टर स्पेस का, और सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली जो रो स्पेस होता है किसी भी एक मैट्रिक्स A का, वो भी आपका एक सब स्पेस ही होता है किसी भी एक वेक्टर स्पेस का। और ये जो होता है ये स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को, और जो स्पैन में आपके जो वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से वेक्टर्स होते हैं, वो रो वेक्टर्स होते हैं मैट्रिक्स A के। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जहाँ पे यहाँ हमने वहाँ C1 C2 स्केलर माना था, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अल्फा 1 अल्फा 2 माना, जहाँ पे ये भी आपके क्या है, रियल नंबर्स ही है, ठीक है। अब अगर ये स्केलर्स आपके इन सब की वैल्यू 0 होती है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा, तो फिर यही आपका क्या होगा, बेसिस भी फॉर्म कर देगा इस रो स्पेस जो होगा मैट्रिक्स A का, ठीक है ना। अगर यहाँ पे स्केलर्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा साथ ही के साथ साथ, तो ये आपका बेसिस भी फॉर्म कर देगा, क्योंकि बेसिस फॉर्म करने के लिए दो ही तो कंडीशन होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है और साथ ही साथ वो वेक्टर स्पेस को स्पैन करे, ठीक है। सिमिलरली जो कॉलम स्पेस होगा, कॉलम स्पेस जो होगा उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, CS ऑफ अ मैट्रिक्स A। कॉलम स्पेस में क्या होता है, वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे जो हमारे इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया, जैसे मान लो B1 A1 B2
A2 ये वाले वेक्टर्स आएंगे कॉलम वेक्टर में, ठीक है। तो कॉलम वेक्टर क्या होगा, ये कॉलम स्पेस जो होगा किसी भी मैट्रिक्स ए का, ये भी एक सब स्पेस ही होगा RM स्पेस का, क्योंकि M क्रॉस N मैट्रिक्स में हमारी, सॉरी, जैसे उसमें हमारी M रोज होती है, N कॉलम्स होते हैं ना, तो ये RM स्पेस में आपका जो होगा ये सब स्पेस होगा, जो कॉलम स्पेस होता है मैट्रिक्स ए का, और ये कॉलम वेक्टर से स्पैन होगा, जो आपके कॉलम वेक्टर से, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कॉलम वेक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करा था, इससे रिप्रेजेंट करा था, A1 A2 AN से रिप्रेजेंट करा था ना। तो ये इन वेक्टर्स का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जहाँ पे ये भी आपके क्या होंगे, रियल नंबर से के सेट से बिलोंग करेंगे, और अगर इन स्केलर्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये बेसिस फॉर्म करेगा किसके लिए, कॉलम स्पेस के लिए, ठीक है, समझ में आया। हम इसको सब स्पेस इस वजह से कह देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि जो ये रो स्पेस होता है किसी भी मैट्रिक्स का, या जो कॉलम स्पेस होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो कंडीशन होती है इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और जो डायमेंशन होती है वो किसके बराबर होती है, जो बेसिस में एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर के तो बराबर होगी, या फिर ये कह सकते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। देखो जैसे हम पहले पिछले हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि कोई सेट है, ये बेसिस बना रहा है R3 स्पेस में, तो उसमें इस तरीके से 3 ट्रिपलेट्स होती थी, ठीक है। तो ये बेसिस फॉर्म करता था। तो मैट्रिक्स में बेसिस का वो कैसे फॉर्म, हम मैट्रिक्स में बेसिस कैसे निकालेंगे, जितनी भी आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगी या कॉलम्स होंगी, ठीक है ना, तो वो आपकी बेसिस बनाएंगी, और वही उन्हीं का ही काउंट करोगे तो उसी पे ही बेसिस पे आपको आपका वो मिल जाएगा डायमेंशन। आगे हम निकालेंगे, ये तो यहाँ ओरली बता दिया कि हम किसी भी मैट्रिक्स का बेसिस कैसे निकालते हैं। तो जो आपकी नॉन जीरो रोज होती हैं वो आपका बेसिस फॉर्म करती हैं, ठीक है। वो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम होती हैं वही आपका बेसिस होती हैं, और जितने बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उनको काउंट करो तो वही आपकी डायमेंशन हो जाती है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे और अच्छे से इसके बारे में, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेरे को ऐसे एक सेट दे रखा है, R3 वेक्टर स्पेस को ये स्पैन कर रहा है, तो R3 स्पेस को अगर ये स्पैन कर रहा है तो ये जो वेक्टर्स एक ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे, ठीक है, क्योंकि R3 स्पेस से ही ये लिए गए होंगे वेक्टर, तो ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब मुझे इन वेक्टर्स को यूज करना है एज अ रो वेक्टर्स। एक मैट्रिक्स ए मेरे को कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें मैं इन वेक्टर्स को एज अ रो वेक्टर की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करूंगी। तो जो मेरी ए मैट्रिक्स होगी, जब मुझे इनको रो वेक्टर्स की फॉर्म में कंसिडर करना है, तो एक रो वेक्टर मेरा एज इट इज रख दिया, दूसरा रो वेक्टर मैंने एज इट इज रख दिया, तीसरा रो वेक्टर मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है कि जो ये है स्पैन कर रहा है R3 को, तो ये आपका रो स्पेस ही तो हो जाएगा एक तरीके से। ये जो मैट्रिक्स होगी इसको आप A1 A2 A3 मान सकते हो। ये जो रो वेक्टर्स हैं इनको आप A1 A2 A3 मान सकते हो, क्योंकि हमें इनको भी एज ए रो वेक्टर यूज करना है टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए। तो जो मेरी रो स्पेस होगा इस मैट्रिक्स ए का, वो क्या हो जाएगा मेरा, A1 A2 A3, ठीक है ना। और ये मेरा स्पैन करेगा R3 को, ठीक है। यहीं अगर मेरी जो ये रो वेक्टर्स हैं ये मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये मेरा बेसिस भी बनाएंगे, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये आपका, मतलब कि जैसे हमने पहले चेक करा था, मैं आपको बता देती हूँ कैसे, एक मिनट रुकना। हम इस तरीके से करते थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर ये रोज हैं तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होती है कोई चीज, जब Ax इज इक्वल टू 0 होता है। तो जो मेरे पे मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 -2 0 1, ठीक है। तो इसमें अगर मैं रिड्यूस एक्लन फॉर्म लगाऊंगी, वही इस मैट्रिक्स को अगर मैं रिड्यूस करूंगी, तो Ax इज इक्वल टू 0, मतलब मान लो हमारे यहाँ पे x जो x थी हमारी क्या थी, ये एक आपकी रो मैट्रिक्स थी, है नहीं, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स होती है ना, ये जहाँ पे x क्या होते हैं, जो स्केलर्स होते हैं C1 C2 C3, ये होते हैं C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0 0 0, इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख लेते हैं बेसिकली 1 2 3 0 1 2 -2 0 1 0 0। इस मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हैं, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं। तो जब इस मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाओगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, और इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के जब आप इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करोगे, तो ये आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है, C1 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू 0, C3 की वैल्यू 0। तो स्केलर्स की वैल्यू 0 होगी तो ये अपनी कैसे होगी, लीनियर इंडिपेंडेंट होगी। तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगी और ये स्पैन भी कर रही है R3 को, तो ये बेसिस फॉर्म करेगा, ठीक है ना। ये बेसिस भी, तो ये जो रो स्पेस है हमारा मैट्रिक्स का, तो उसके जो बेसिस होंगे वो यही होंगे। अब क्योंकि देखो जो बेसिस में 3 एलिमेंट है तो उसकी डायमेंशन कैसे हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऑपरेशन लगाना, मैं आपको ऑपरेशन लगा के भी दिखा देती हूँ इस मैट्रिक्स में। हमने सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे हम इस मैट्रिक्स में, R3 टेंस टू R3 प्लस 2R1, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, पहली दूसरी रो तो एज इट इज हो जाएंगी, 0 4 7 मिल जाएगा। ये 0 हो जाएगा ना मेरा, ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगी R3 टेंस टू R3 माइनस के 4R2 अगेन, ठीक है। इससे मेरे को क्या मिलेगा, 1 2 3 एज इट इज रहेगा, 0 1 2 भी एज इट इज रहेगा। इससे मेरे को ये मेरे को 0 मिल जाएगा, ये मेरे को 0 मिल जाएगा, ये मेरा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में फिर से मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाह रही हूँ। R3 अगेन मैं R3 में लगाऊंगी 2R3 प्लस R2, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, अब देखो ये एज इट इज रहेंगी 0 1 2। इससे मेरे को ये 0 ये 1 ये 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर अब मैं अगेन एक ऑपरेशन लगाऊंगी इसमें, मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ इसमें आपका, अब मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगी R2 में, R2 टेंस टू R2 माइनस के R3। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, 1 2 3, R2 में ऑपरेशन लगाऊंगी 0 0 0, R2 माइनस R3 1 0 0 और ये 2 हो जाएगा, 0 1 0। आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। अब इसमें मैं अगेन R2 को फिर से ऑपरेशन लगाऊंगी, R2 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये मेरे को कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, 0 0 1 0 1 0, ठीक है। इसमें मैं फिर से ऑपरेशन लगाऊंगी अब आपको R1 में, R1 टेंस टू R1 माइनस के 3R2, ठीक है। इससे मेरा ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 2 और ये मेरा 0 हो जाएगा, 0 0 1 0 1 0, ठीक है। फिर मैं अगेन R1 में ऑपरेशन लगाऊंगी, R1 टेंस टू R1 माइनस के 2R2 सॉरी 2R3। तो इससे मेरा क्या होगा, R1 में ऑपरेशन लगा रही हूँ, ठीक है। तो इससे मेरा क्या होगा, 1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 0 1 आ गया ना। ये इसी मैट्रिक्स में आपका रिड्यूस हो गया। तो यहाँ से आपके स्केलर्स की वैल्यू 0 हो गई, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और ये आपका बेसिस फॉर्म करेगा, ये स्पैन भी कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली हमें एक और सेट दे रखा है, ये हमारा R3 स्पेस से ही लिया गया है, ठीक है। इसमें भी ट्रिपलेट ही होंगे आपके। तो जब हम इन वेक्टर, ये जो हमारे वेक्टर्स है, जब मैं इनको रो वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, रो वेक्टर्स कंसिडर करूंगी और इसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूंगी, तो कैसे करूंगी, 1 2 3 0 1 2 -2 0 1, इस तरीके से मैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दूंगी अपनी, ठीक है। और इस केस में भी आपका क्या होगा, ये हमारा, तो इसको हम A1 मान लेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लेंगे हम। तो जो मेरा रो स्पेस होगा इस ए मैट्रिक्स का, ए मान लो या A1 मान लो, वो क्या होगा मेरा इस तरीके से हो जाएगा, A1 A2 A3 A4। और क्योंकि ये स्पैन कर रहा है, जो रो वेक्टर्स है ये वेक्टर स्पेस R3 को स्पैन कर रहे हैं, तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा स्पैन करेगा R3 को, ठीक है। अब जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के एक रिड्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा था और स्केलर्स की वैल्यू निकाल के चेक करा था कि इंडिपेंडेंट है या नहीं ये रो वेक्टर। सिमिलरली अगर आप इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा, सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो ये आपका बेसिस नहीं बनाएगा, ये बेसिस नहीं बनाएगा, ठीक है ना, ठीक है। देखो देखो देख सकते हो, क्योंकि ये बेसिस बना रहे थे, तो इस केस में देखो ये 3 जो वेक्टर्स थे यही आपके बेसिस भी थे इस रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए के। तो डायमेंशन इसकी क्या हो जा रही थी इस केस में, 3 हो जा रही थी। सिमिलरली जब आप इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करोगे, एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करोगे, तो जब उसमें आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो जो आपको फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी, तो ये बेसिस नहीं मिलेंगे, कुछ और बेसिस मिलेंगे। तो उस केस में आपके भी 3 ही बेसिस मिलेंगे, 3 ही वेक्टर्स मिलेंगे। तो उस केस में भी आपकी जो डायमेंशन होगी इसकी 3 होगी। वैसे भी ये R3 को स्पैन कर रहा है, तो 3 से ज्यादा वेक्टर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम। एक थ्योरम कहती है कि जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती हैं उनका सेम रो स्पेस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी एक मेरी मैट्रिक्स है A, M क्रॉस N की ऑर्डर की मेरी कोई भी एक मैट्रिक्स है, A मेरी एक मैट्रिक्स है M क्रॉस
यानी कि जैसे हम सबसे पहले बताते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब पोजिशनल एलिमेंट दोनों के बराबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4, ये आपकी 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स है A, और एक B तुम्हारी कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2x2 की है, जिसमें आपके एलिमेंट कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट कब होगी, जब A1 B1 के बराबर होगा, A2 B2 के बराबर होगा, A3 B3 के बराबर होगा और A4 B4 के बराबर होगा। ठीक है, जब इस तरीके से होगा तो मैं कहूँगी दो मैट्रिक्स बराबर है। तो ऐसा ही है कि ए मान लो कोई भी मेरी मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो वो रो इक्विवेलेंट कब होगी, वो रो इक्विवेलेंट कब होगी किसी भी एक बी मैट्रिक्स जो कि आपके m क्रॉस n की है, कब, जब इस मैट्रिक्स का रो स्पेस और इस मैट्रिक्स का रो स्पेस आपस में बराबर होंगे। तो मैं कहूँगी कि ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको प्रूव करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम कहते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो हम कह देते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में, तो इसका मतलब क्या, दोनों ही सेट आपके बराबर है। वही चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि जो रो स्पेस है हमारा मैट्रिक्स बी का, वो सबसेट है रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, और रो स्पेस जो मैट्रिक्स ए का वो सबसेट है रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स बी का। तो हम कह देंगे कि दोनों के रो स्पेस आपस में क्या है, बराबर है। इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करके चलेंगे। ठीक है, देखो हमें दो मैट्रिक्स दे रखी ए एंड बी। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस लगाए थे अभी, जैसे कि मान लो ये मेरी एक मैट्रिक्स थी ए, ठीक है, इसमें मैंने कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के ये मैट्रिक्स मेरी कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई थी, मान लो ये बी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ए मैट्रिक्स है, ये मेरी बी मैट्रिक्स है, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए थे। ठीक है ना, तो उससे मेरे को कुछ ये मैट्रिक्स मिल गई थी। ठीक है, तो मान लो इस क्वेश्चन में इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की। तो जो बी मैट्रिक्स है उसको मैं ऑब्टेन कर सकती हूँ कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के मैट्रिक्स ए में। ठीक है, तो ए में जो मैंने ऑपरेशंस लगाए होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो लगाए होंगे, वो एक लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो होगा। ठीक है ना, वो जो ऑपरेशन होगा वो भी तो एक लीनियर ही होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मैट्रिक्स बी के जो रो वेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ द रो वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम रो में ही देखो, जो R3 रो थी इसमें मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लगाया था, इसमें मैंने एक मैथमेटिकल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था। तो जो ये इस ए मैट्रिक्स का जो रो वेक्टर है मेरा A3, इसमें मैंने कोई ऑपरेशन लगाया था। ठीक है ना, ऑपरेशन लगाया था। ठीक है, तो इससे मेरे को फिर एक नया ये रो वेक्टर मिला था। ठीक है ना, तो इसमें कोई एक लीनियर ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करा गया, जिससे इस रो वेक्टर में मेरे को एक लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करने से ये रो वेक्टर मिला। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैट्रिक्स बी है उसके जो रो वेक्टर्स हैं वो क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ द रो वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ऐसा कह सकती हूँ। ठीक है ना, यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो बी है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम ए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के थ्रू। ठीक है, कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है और आपको दे रखा है कि आप इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स ले, तो ऑपरेशन लगा लगा के तो इस मैट्रिक्स तक पहुंच गए हम। पहुंचने के बाद तो जो रो वेक्टर्स होंगे बी के, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रो वेक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारा, जो बी के रो वेक्टर्स हैं वो क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे ऑफ द रो वेक्टर्स ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो रो स्पेस है बी का वो रो स्पेस ए में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। सेम चीज हम यहाँ रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे हमने बी को ऑब्टेन करा था ए से बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, अब यहाँ पे हम ए को ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम बी बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो सेम चीज जब हम यहाँ करेंगे तो इससे हमें ये इसका सबसेट मिल जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक बार और समझ लो कि जैसे मान लो ये मेरी एक मैट्रिक्स है ए, ये मेरी मैट्रिक्स है एक बी। हमें ये प्रूव करना है कि दोनों जो है ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस है। तो इसके लिए मैं ये प्रूव कर दूंगी कि दोनों का जो रो स्पेस है वो क्या है, बराबर है। रो स्पेस में क्या होता है, रो स्पेस में भी तो वेक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, और वो वेक्टर्स हो भी सकता है आपका बेसिस बनाए और हो भी सकता है वो बेसिस ना बनाए। जनरली क्या होता है कि जो आपका रो स्पेस होता है उसका जो बेसिस होता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा कर रो स्पेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम स्पेस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर देते हो
जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को इसमें रिड्यूस कर दिया तो रो स्पेस में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब जो रो स्पेस होता है उसका वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन कॉलम स्पेस में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके रो स्पेस में भी आपके कितने वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, A1 A2 A3। इसके भी रो स्पेस में आपके 3 ही वेक्टर हैं, A1 A2 A3। अब जो रो स्पेस है मैट्रिक्स का, हो सकता है उसमें बेसिस हो, वो वेक्टर्स आपके बेसिस भी बना रहे हो और हो भी सकता है नहीं बना रहे हो। जैसे कि इस केस में था कि ये हमें 3 वेक्टर्स दिए गए थे, ठीक है। ये आपके रो वेक्टर्स हैं इस मैट्रिक्स ए के, ठीक है। और जो ये वेक्टर्स हैं तो रो स्पेस जो है, जब हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करा था हमने, तो मैट्रिक्स को रिड्यूस करके भी मेरे को ये मैट्रिक्स मिली थी, ठीक है। तो रो स्पेस में कोई चेंज नहीं आता है आपका। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके इस मैट्रिक्स के रो वेक्टर्स हैं वो बेसिस बना भी रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है वो बेसिस ना बना रहे हो, ठीक है। ये तो बात की बात हो गई। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, हम आगे इस चीज के बारे में पढ़ेंगे भी। एक मिनट रुकना। देखो 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 ये रहा। जब हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं ना तो इट कैन चेंज द कॉलम स्पेस जो होता है मैट्रिक्स का, वो बदल सकता है। लेकिन जो रो स्पेस जो होता है मैट्रिक्स का, वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए मेरे को गिवन है, इसमें मैंने कोई ऑपरेशन लगाया, R3 टाइम टू सबमिशन करके कुछ ऑपरेशन लगाया, तो इस मैट्रिक्स का जो रो स्पेस होगा ना, वो जो मेरी इस ये ऑपरेशन लगा के जो मेरे को मैट्रिक्स मिलेगी ना, उसके रो स्पेस के बराबर ही होगा। रो स्पेस में आपका कोई चेंज नहीं रहता है अगर आप मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हो एक्लन फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा ही है कि ए कोई मैट्रिक्स है मेरी, तो इस मैट्रिक्स पे मैंने कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के मैंने ये बी मैट्रिक्स ऑब्टेन करी। तो इस बी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे R3 में लगाया था, एक ऑपरेशन परफॉर्म करा था मैंने, एक लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करा था, तो जो R3 वेक्टर है ये क्या है, ये मेरा एक लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ द रो वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो मैट्रिक्स बी है मेरी, तो उसमें जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ द वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ऐसा मैं कह सकती हूँ, ठीक है। ठीक है। तो अब देखो ये जो मेरी मैट्रिक्स मिली है, इस मैट्रिक्स में जो हमारे ये रो वेक्टर्स हैं, इनके आपस में जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना, वही सेम लीनियर कॉम्बिनेशन आपका इन वेक्टर्स में भी होगा, सेम लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है रो वेक्टर्स का मैट्रिक्स बी में, वही सेम लीनियर कॉम्बिनेशन होगा आपका रो वेक्टर्स इन ए में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रो स्पेस है मैट्रिक्स बी का, ठीक है, वो आपका रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए का ही एक सबसेट है, क्योंकि जो मैट्रिक्स बी है वो कहीं ना कहीं ए से ही ऑब्टेन्ड करी हुई है, ठीक है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, वैल्यूज में भी डिफरेंट, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन आपका एकदम सेम होगा। तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊं, हम आगे चल के पढ़ेंगे, थोड़ी जस्ट पहले आगे देखो, एक चीज तो मैंने आपको भी दिखाई थी। देखो जब हम रो स्पेस जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, इसी के जस्ट बाद ये देखो, जो रो स्पेस होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो चेंज नहीं होता है बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वो सेम रहता है। लेकिन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने से कॉलम स्पेस आपका चेंज हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी है, देखो एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना है कि जब हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो उससे कॉलम स्पेस बेशक चेंज हो जाता है, लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं ना उनके बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप होता है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला रिलेशनशिप होता है, वो सेम रहता है। जैसे कि देखो ये मैट्रिक्स थी मेरे पास, इस मैट्रिक्स को मैंने रिड्यूस करा जितना मैं रिड्यूस कर सकती थी। इसके कॉलम वेक्टर्स हैं आपके A1 A2 A3 A4, इसके कॉलम वेक्टर्स है B1 B2 B3 B4। तो इन कॉलम वेक्टर्स का आपस में जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इस बी मैट्रिक्स में, वही सेम लीनियर कॉम्बिनेशन आपका इस ए मैट्रिक्स में भी होगा, ठीक है। जब आप इस मैट्रिक्स में वेरिएबल्स की वैल्यू निकालोगे तो आप पाओगे कि जो B1 B2 B4 वेक्टर है ये तो आपका लीनियर इंडिपेंडेंट है, और जो B3 है वो -2 B1 प्लस B2 है। जैसे हमने यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यू निकाली थी, ऊपर सब जीरो आई थी लीनियर इंडिपेंडेंसी में, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे 4 वेक्टर्स है ना, तो इसमें से आपके B1 B2 और B4 ये 3 वेक्टर तो आपके लीनियर इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। जो B3 है ये आपका डिपेंडेंट वेक्टर है, ये आपका B1 और B2 की वैल्यू पे डिपेंड करा। मतलब सिंपल सी बात इतना है कि ये मैट्रिक्स को आपने रिड्यूस करा, कॉलम वेक्टर्स आपके इस ए मैट्रिक्स के ये हैं, बी मैट्रिक्स के ये हैं, तो इस कॉलम वेक्टर में B3 की वैल्यू जब हमने निकाली तो वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा था B1 और B2 का। तो सेम चीज इस ए मैट्रिक्स में भी यही लीनियर कॉम्बिनेशन आपका अप्लाई होगा। ये
कुछ मतलब फैक्ट्स हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो अब समझ में आया कि जो मैट्रिक्स ए है इसके जो रो वेक्टर्स हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें मैट्रिक्स बी के रो वेक्टर्स मिले, या फिर ये मैं कह सकती हूँ कि जो मैट्रिक्स बी के जो रो वेक्टर हैं वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ द रो वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि मैट्रिक्स ए के किसी भी एक पर्टिकुलर रो वेक्टर में मैं एक लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ जिससे मुझे मैट्रिक्स बी का रो वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं इस मैट्रिक्स ए से इस मैट्रिक्स बी को ऑब्टेन कर रही हूँ बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। अब इससे मेरे को ये तो मिल गया। अब मैं ये कह सकती हूँ कि इस मैट्रिक्स बी में जो आपके रो वेक्टर्स के बीच में जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वही सेम लीनियर कॉम्बिनेशन आपको इस मैट्रिक्स ए के रो वेक्टर्स में भी होगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है कि ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि जो रो स्पेस है बी का वो लाई कर रहा है आपका रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, क्योंकि जो मैट्रिक्स बी है वो ए से ही ऑब्टेन हुई है, रिड्यूस फॉर्म है उस ए का ही, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। सेम केस उल्टा करेंगे, अब पहले हमने बी को ऑब्टेन करा था ए से, अब हम ए को ऑब्टेन करेंगे बी से, तो इससे ये इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सब समझ आ गया होगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो रो स्पेस होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने से वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन कॉलम स्पेस पे फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। अब देखो बेसिस क्या होता है किसी भी रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स का, देखो बेसिस मैंने आपको बताया कि मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ए है वो किसी रो इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स बी के, मतलब कि आपने मैट्रिक्स ए को कुछ एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करा, जैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, ये एक्लन फॉर्म ही होती है, ये आपके एक्लन फॉर्म होती है। जैसे आप ऑपरेशंस लगाते जाते हो उससे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रिड्यूस होते चले जाते हैं, जीरो होते चले जाते हैं, तो इसी वजह से हम इसको रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि एक्लन ने ही ये तुम्हारा दिया था फंडा, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स ए आपकी मान लो रो इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स बी के रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में, तो जो नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं बी के वही आपका क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। जो नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के वो बेसिस बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था हमने बेसिस टॉपिक में कि हम गिवन वेक्टर स्पेस का बेसिस कैसे फाइंड आउट करते, तो उसमें हम C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे अगर हमें किसी मैट्रिक्स का बेसिस निकालना है तो जब हम उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे तो जो नॉन जीरो आपके रो वेक्टर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, रो स्पेस होंगे ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, वो बेसिस होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस मैट्रिक्स को इस रिड्यूस एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया, तो नॉन जीरो रो वेक्टर्स यही तो है, तो ये तीनों ही आपका बेसिस बनाएंगे, 0 0 1 1 0 1 0, यही तीनों आपका बेसिस बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये स्पैन भी कर रहे होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, क्योंकि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो ही मिलेगी आपको। तो ये तीनों, ये जो नॉन जीरो रो वेक्टर्स है तो ये भी नॉन जीरो रो वेक्टर, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये तीनों ही आपको बेसिस बनाएंगे रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे कि हमें बेसिस निकाला रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मैंने इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया ऑपरेशंस लगा के, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को रो कर इस कर लिया। अब देखो नॉन जीरो रो वेक्टर्स कौन सी है मेरी, W1 W2 और W3, यही तो मेरी सिर्फ तीन नॉन जीरो रो वेक्टर्स है, बाकी तो सब जीरो जीरो है। तो W1 W2 और W3 ये तीन जो मेरे नॉन जीरो वेक्टर्स है यही बेसिस बनाएंगे इस रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए का, ठीक है। ये तो ये मेरा क्या है, बेसिस है इस मैट्रिक्स ए का, ठीक है। ये क्या है, अब बेसिस किसका है, रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए का, रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए का, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे कि हमने बताया था पहले भी कि जो रो ऑपरेशन जब हम लगाते हैं तो वो कॉलम स्पेस चेंज कर देते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप होता है कॉलम्स के बीच का वो चेंज नहीं होता है। कैसे, यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉलम A1 A2 A3 A4 है, यहाँ पे कॉलम आपका B1 B2 B3 B4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो B1 B2 B4 है वो आपके ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे सेम केस में कि A1 A2 A4 भी आपका लीनियर इंडिपेंडेंट होगा बाय फैक्ट, ठीक है। सिमिलरली B3 जो है ये -2B1 प्लस B2 के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि A3 जो है वो -2A1 प्लस A2 के बराबर होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट क्यों है, देखो क्योंकि जब आप ये जो मैट्रिक्स आपकी रिड्यूस करी, जब आप इसको थोड़ा और फर्दर रिड्यूस करोगे ना, देखो मैं एक बार आपको रिड्यूस करके दिखा देती हूँ इसको, एक मिनट, देखो ये मैट्रिक्स आई थी ना, इस मैट्रिक्स में मैं फर्दर इसमें ऑपरेशन लगा रही हूँ, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2,
तो मैं ये 0 0 वाले नहीं लिख रही, मैं सिर्फ ये तीनों का ही लिख रही हूँ क्योंकि कोई फायदा तो है ही नहीं लिखने। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाऊंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 2 0 3 0 1 1 0 ऐसे टीज रहेगा, 0 0 0 1 हो जाएगा। नीचे के मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है ना। फिर मैं सब फर्दर ऑपरेशन लगाऊंगी, R1 टेंड्स टू R1 माइनस के 3R3। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 2 0, ये 0 हो जाएगा आपका, 0 1 1 0, और ये आपका 0 0 0 1 हो जाएगा। ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। फिर मैं इसमें फिर से ऑपरेशन लगाऊंगी, R1 टेंड्स टू R1 माइनस के 2R2। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, 1, ये 0 हो जाएगा आपका, ये -2 0 हो जाएगा, ये 0 1 1 0 0 0 0 1। देखो बेसिस में क्या होता है हमारे, लीडिंग बेसिस कंटेन लीडिंग 1, उसमें से 1 ही लीड कर रहा होता है आपका जो बेसिस होता है, ठीक है। जैसे कि हम स्टैंडर्ड R3 वेक्टर स्पेस का बेसिस की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके, हर पोजीशन पे एक एक बार 1 रख देते हैं हम, 0 1 0 1 0 0, तो उसमें से 1 ही एक एलिमेंट और 0, यही तो आपके ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है मतलब वेक्टर स्पेस R3। सिमिलरली R2 स्पेस की अगर हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस का, तो उसका क्या होता है, एक बार 1 0 और एक बार हो जाता है 0 1। तो उसमें 1 ही लीड करता है, ठीक है ना, बेसिस में 1 ही मेन रोल प्ले करता है हर एक पोजीशन का एलिमेंट का। तो सिमिलरली देख सकते हो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये तीन आपके कॉलम वेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें लीडिंग 1 है। तो ये तीनों कॉलम वेक्टर्स आपका क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है ही है, ठीक है ना। हर एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से आपको 0 मिलेगी, ठीक है ना। तो जैसे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो इन तीनों की वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है, C1 C2 C4 की वैल्यू। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका B1 B2 और B4 कॉलम है आपके, ये वाले B1 B2 B4 कॉलम जो है, ये जो भी मैंने रिड्यूस करके आपको दिखाया, ये B1 कॉलम थे, B2 ये B3 ये B4 था। तो B1 B2 B4 कॉलम जो है ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा बिकॉज दीज कॉलम्स हैव लीडिंग्स 1, ठीक है ना। तो जब क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका A1 A2 और A4 जो होगा ना, ये भी आपका लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। यही चीज मैं आपको यहाँ प्रूफ में बताना चाह रही थी कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपका उस मैट्रिक्स A के रो वेक्टर्स में होगा ना, वही लीनियर कॉम्बिनेशन आपका मैट्रिक्स B के रो वेक्टर्स में भी होगा, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है ना, ठीक है ये रहा, ठीक है ना। जैसे कि लीनियर कॉम्बिनेशन आपका इस वाले मैट्रिक्स में B3 को हम B2 और B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं, तो सेम केस आपका A मैट्रिक्स में भी सेम ही लीनियर कॉम्बिनेशन आपका होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमें बेसिस फाइंड आउट करना है फॉर अ सब स्पेस, जैसे मान लो हमें R3 सब स्पेस R3 हमें दे रखा है, तो इसमें हमें एक एस सेट दे रखा है V1 V2 V3, ये आपके क्या रो वेक्टर्स हैं किसी भी एक मैट्रिक्स के, V1 V2 V3। इस मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करा, रिड्यूस करके ये आ गया, तो जो नॉन जीरो रो वेक्टर्स होंगे वही आपका क्या फॉर्म करते हैं, बेसिस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपका W1 और W क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिस फॉर्म करेगा, तो ये आपका क्या होगा, बेसिस हो जाएगा इसका, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का। अब जैसे हमें मान लो किसी मैट्रिक्स, अभी तक हमने किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का रो स्पेस निकालना सीखा, रो स्पेस तो आसान होता है निकालना। अब हमें किसी मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो कॉलम स्पेस निकालने के लिए देखो थोड़ा, अब कॉलम पे ऑपरेशन लगाने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि कॉलम में ऑपरेशन लगाना थोड़ा हार्ड सा हो जाता है। ऐसा ना, हमें रो की आदत पड़ी हुई होती है ना, जैसे कि एक माइंडसेट होता है कि एडिशन करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू सब्ट्रैक्शन का, तो सभी लेते हैं, इतने बड़े हो गए। लेकिन जो हमारा माइंड होता है ना, उसकी कोई प्रोसेसिंग एडिशन पे तेज होती है इन कंपैरिजन टू सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरीके से कॉलम स्पेस अगर हमें किसी मैट्रिक्स का निकालना है, तो क्या करो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने से क्या होगा, इसकी जो रो है वो कॉलम में बदल जाएंगे, कॉलम रो में बदल जाएंगे। तो इन इसमें हमें क्या हो जाएगा कि जो हमें इसके कॉलम्स थे ना, हम ऑपरेशन उन पे ही लगाएंगे, हम निकालेंगे कॉलम पे से, बस रिप्रेजेंटेशन कुछ रो की फॉर्म में हो जाएगी ट्रांसपोज करने से, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, पहले इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करके हमने इस मैट्रिक्स की रिड्यूस करी फॉर्म। तो ये जो नॉन जीरो आपके वेक्टर्स होंगे, रो वेक्टर्स होंगे, यही आपका कॉलम स्पेस भी तो बनाएंगे, ठीक है ना। तो जो बेसिस होगा कॉलम स्पेस का, एक तरीके से क्या होगा, आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका रो स्पेस निकाल दो, तो वही कॉलम स्पेस भी होगा। तो W1 W2 W3 ये आपका क्या होंगे, ये आपका कॉलम स्पेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिस हो जाएगा फॉर द कॉलम स्पेस, ठीक है। सिमिलरली एक और आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने ये ले लिया, एक मैट्रिक्स ले ली, इस पे आपने वो लगाया, ऑपरेशंस लगाए, ऑपरेशंस लगा के आपको ये मिल गया,
ये आपके कॉलम वेक्टर है A1 A2 A3 A4। सिमिलरली इस मैट्रिक्स रिड्यूस मैट्रिक्स में आपके कॉलम वेक्टर है B1 B2 B3 B4। तो आप यहाँ देख सकते हो जहाँ जो लीडिंग्स वन होंगे वो तो आपका बेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है, फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ बी, ठीक है। जैसे कि इसमें लीडिंग वन है B1 में, ठीक है। और इसको थोड़ा और रिड्यूस करो ना, जैसे कि यहाँ 3 3 आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना करके कि जो कहाँ गई, जो ये वाली मैट्रिक्स थी इसमें थोड़ा और ऑपरेशन लगाओगे ना तो आपको लीडिंग्स वंस फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि लीडिंग वन आपका B1 B2 और B4 में मिलेगा, ठीक है ना। और तो ये कॉलम स्पेस जो होता है मैट्रिक्स बी का, ये इसके लिए बेसिस होगा, ठीक है ना। तो इन सेम केस A1 A2 और A4 आपका बेसिस हो जाएगा कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए का, ठीक है ना। मैट्रिक्स बी का अगर आप बेसिस निकाल पाते हो, लीडिंग वंस, देखो इसमें ऑपरेशन लगा सकते हो ना अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप R1 में ऑपरेशन लगा सकते हो, R1 माइनस के 3, नहीं सॉरी, पहले आप R1 में लगाओ, R1 माइनस R2 करो, ठीक है। तो इससे मैं 0 0 नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ यही लिख दे रही हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा। मैं ऊपर कर दूँ, यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 3 में से बन जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये आपका 0 1 1 0 ही हो जाएगा और ये आपका 0 0 0 1 ऐसा चल रहा है, नीचे के 0 है, ठीक है। फिर इसमें हम दोबारा ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं किसमें, आपका इसमें लगा लेते हैं, R1 में ही लगाओ, चलो R1 में हम ऑपरेशन लगाते हैं, R1 माइनस के 2R2 करो, तो R1 में 2 माइनस 2 तो 1 ही रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। R1 तो यहाँ पे 0 है, माइनस के 2R2 मतलब यहाँ माइनस के 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 1 1 0 और ये 0 0 0 1 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, मैं R1 में फिर से ऑपरेशन लगाऊंगी, R1 माइनस के 3R3 कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को देखो ये तो 0 1 रहेगा, ये भी एज इट इज 0 रहने वाला है, 3 के कंपेरिजन ये भी एज इट इज रहने वाला है, ये आपका 0 हो जाएगा। तो 0 1 1 0 और 0 0 0 1। तो आप देख सकते हो ये आपका B1 कॉलम था, ये B2 कॉलम था, B3 कॉलम था, ये B4 कॉलम था। जब इसको आपने फर्दर और रिड्यूस करा तो B1 B2 एंड B4 में लीडिंग वंस है, तो ये आपका बेसिस फॉर्म करेंगे फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इन सेम मैनर अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स A1 A2 और A4 भी आपका बेसिस फॉर्म करेंगे फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ये करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो कॉलम स्पेस है मैट्रिक्स बी का वो कॉलम स्पेस होगा मैट्रिक्स ए का, ऐसा नहीं होता। सिर्फ रो स्पेस बराबर हो सकते हैं, कॉलम स्पेस बराबर नहीं हो सकते। लेकिन जो बेसिस आप जो कॉलम वेक्टर आपका बेसिस फॉर्म करेगा फॉर द मैट्रिक्स स्पेस बी, वही सेम कॉलम वेक्टर आपका बेसिस फॉर्म करेगा फॉर द मैट्रिक्स ए। जो लीनियर कॉम्बिनेशन इन आपस कॉलम वेक्टर्स में होगा वही सेम लीनियर कॉम्बिनेशन आपका इस मैट्रिक्स ए के कॉलम वेक्टर्स में होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो कॉलम स्पेस होते हैं, जो रो स्पेस होते हैं, ये आपका वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आज हमने रो स्पेस और कॉलम स्पेस के बारे में पढ़ा, उसका बेसिस कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा। आप एक बार देखिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको एक दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। नेक्स्ट वीडियो में हम नल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि नल स्पेस क्या होता है किसी वेक्टर स्पेस का, तो इसके बेसिस को, इसके डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि ऐसे। उसके बाद फिर हम जो है उसके बाद हम थोड़ा रैंक के पर चलते हैं। बस ये 3 कंसेप्ट समझने जरूरी थे। अगर आपको किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है ना तो ये 3 चीज समझनी जरूरी थी। तो नल स्पेस टॉपिक रह रहा है, उसके बाद हम रैंक कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स की उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।